इतिहास की एक ऐसी हाईजैक की कहानी जो कभी सॉल्व ही नहीं हो पाई। दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग एजेंसी एफबीआई भी इस मिस्ट्री को कभी सॉल्व नहीं कर पाई। एक आदमी एक प्लेन में एक सूटकेस लेकर घुसता है और एयर होस्टेस को बताता है कि उसके पास एक बॉम्ब है और अगर वो इस प्लेन में ट्रैवल कर रहे सभी लोगों की सेफगार्ड चाहती है तो उसके डिमांड्स को वो गवर्नमेंट के सामने रखे। गवर्नमेंट के सामने उसके डिमांड्स को रखा जाता है। वो बदले में फिरौती के पैसे मांगता है और साथ ही मांगता है पैराशूट। गवर्नमेंट उसके सारे डिमांड्स को पूरे करती है। प्लेन के सारे पैसेंजर्स को सेफली डिबोर्ड भी कर दिया जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता है कि उनका हाईजैक हुआ था। प्लेन एक बार फिर हवा में उड़ती है और ये हाईजैकर बीच हवा से वो फिरौती के पैसे और पैराशूट लेकर प्लेन से कूद जाता है और उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं चलता है। ये कहानी है डीबी कूपर की, एक ऐसा प्लेन हाईजैकर जिसे एफबीआई आज तक ढूंढ रही है और जिसका आज तक कोई नामो निशान नहीं मिला है। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो क्राइम टेल्स में। और क्राइम टेल्स में हम अनीशा सिंह आनंद आपको कहानी सुनाएंगे हाईजैकर डीबी कूपर की। ये बात है 24 नवंबर सन 1971 की। एक आदमी अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पे सियाटल जाने के लिए एक फ़्लाइट की वन वे टिकट लेता है। वो अपना नाम डैन कूपर बताता है। ये आदमी हाथ में एक काला सूटकेस लिए अपनी फ़्लाइट पर बोर्ड करता है, अपनी सीट पर आराम से बैठता है। शुरुआत में एक जूस का ग्लास लेता है। जब वो रिलैक्स हो जाता है पूरे तरीके से और उसके बाद जब फ़्लाइट अपने टाइम पर टेक ऑफ करती है यानी कि 2:50 में, तो वो अपने सामने जो एयर होस्टेस होती है उसके हाथ में एक चिट थमाता है अपनी जेब से निकाल के। अब ये एयर होस्टेस, क्योंकि इसे आदत थी फ़्लाइट में बैठे हुए लोग इसके साथ फ्लर्ट किया करते थे, तो कई बार ऐसा हो चुका रहता है कि लोग इसे कुछ चिट पास किए हों या अपना फ़ोन नंबर पास किए हों। तो इस एयर होस्टेस को लगता है कि ये आदमी भी, इसने शायद अपना फ़ोन नंबर पास किया होगा, ये एक फ्लर्टेशियस अटेम्प्ट होगा। तो वो बिना वो चिट देखे बस अपने पॉकेट में डाल लेती है। तो ये आदमी उसे दोबारा बोलता है कि मैडम, आपको वो चिट देखना चाहिए जो मैंने आपको दिया है। ये सुनकर वो एयर होस्टेस अपने पॉकेट से वो चिट निकालती है और उस चिट में का कंटेंट देखकर वो सकते में आ जाती है। उस चिट में लिखा होता है कि मेरे पास एक बॉम्ब है और मैंने ये प्लेन हाईजैक कर लिया है और आपको मेरे बगल में बैठ जाना चाहिए। वो चिट वो उस आदमी को वापस करती है और जैसा कि उसे इंस्ट्रक्शन दिया गया था, डैन कूपर के बगल वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। डैन कूपर अपना वो सूटकेस खोलकर उसे दिखाता है और इस बार इस एयर होस्टेस के एक्चुअली में होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस सूटकेस में जो उसे दिख रहा होता है वो एक्चुअली कुछ बॉम्ब नुमा ही होता है। कुछ 4 सिलेंड्रिकल चीज़ें उस लाल काले रंग की उसे उस सूटकेस में नज़र आते हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये दिख रहा था कि शायद वो बॉम्ब हो सकता है। ये आदमी डैन कूपर इस एयर होस्टेस को बोलता है कि मेरे कुछ डिमांड्स हैं जो कि आपको गवर्नमेंट तक पहुंचाने हैं और अगर वो डिमांड्स पूरे नहीं हुए तो ये बॉम्ब मैं इस फ्लाइट पर एक्सप्लोड कर दूंगा। एयर होस्टेस ये बात सुनकर सबसे पहले कॉकपिट में जाती है और अपने कैप्टन को ये सारी बातें बताती है। कैप्टन एटीसी पर तुरंत ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करता है। ये इन्फॉर्मेशन अब सियाटल तक पहुंच चुका रहता है। सियाटल में एयरपोर्ट अथॉरिटी सीधा इस केस को, इस सारे इन्फॉर्मेशन को एफबीआई तक पहुंचाती है। एफबीआई ने अब इस पूरे केस का जिम्मा अपने हाथ में ले लिया होता है। डैन कूपर उस एयर होस्टेस को बोलता है कि उसे $2 लाख और 4 पैराशूट्स चाहिए और अगर ये डिमांड्स पूरे नहीं हुए तो इस प्लेन को एक्सप्लोड कर देगा। पायलट कूपर के सारे डिमांड्स को
एटीसी तक पहुंचाता है और इन सारी गतिविधियों में इस बात का ध्यान दिया जाता है कि पैसेंजर्स तक किसी भी तरीके का पैनिक स्प्रेड ना हो। तो पैसेंजर्स को इस बारे में कहीं से भी जानकारी नहीं दी जाती है कि फ्लाइट में एक हॉस्टेज सिचुएशन या हाईजैक सिचुएशन हो गया है। एटीसी पर जब ये इंफॉर्मेशन जाती है तो सीधा ये बात एफबीआई को बता दी जाती है। अब एफबीआई इस पूरे केस को अपने ज़िम्मे में लेता है और फिरौती के पैसों का अरेंजमेंट में लग जाता है। और फिरौती में जो पैसे डिमांड किए जाते हैं, कूपर की तरफ से ये भी डिमांड रहता है कि सारे के सारे नोट्स $20 के बिल्स में हों। तो एफबीआई इधर पैसों के जुगाड़ में लग जाती है और जितने भी करेंसी नोट्स वो इस फिरौती के लिए सेट करती है, उन सारे करेंसी नोट्स का एक ट्रैक रखा जाता है, उन सारे नंबर्स को नोट डाउन कर लिया जाता है। और फिर जैसे कि डिमांड किया गया था $2 लाख और 4 पैराशूट्स, वो सियाटल एयरपोर्ट पर लेकर लोग मौजूद रहते हैं। सियाटल एयरपोर्ट पर सारे के सारे पैसेंजर्स तो उतर जाते हैं, लेकिन क्रू मेंबर्स प्लेन पर ही रहते हैं और फिरौती में मांगी गई रकम को फिर प्लेन में लाया जाता है और साथ ही उन 4 पैराशूट्स को भी लाया जाता है। इस एक्सचेंज के बाद कूपर डिमांड करता है कि प्लेन को मेक्सिको की तरफ उड़ाया जाए। पायलट कूपर को बताते हैं कि प्लेन में इतना फ्यूल नहीं है कि वो लोग मेक्सिको तक ट्रैवल कर सकें। तो ये नेगोशिएट होता है कि प्लेन को रीनो नाम की जगह पर उतारा जाएगा और वहाँ पर उसकी रिफ्यूलिंग होगी। प्लेन सियाटल एयरपोर्ट से दोबारा उड़ती है। सियाटल से टेक ऑफ के 30 मिनट के बाद कूपर, जो उसके साथ एयर होस्टेस मौजूद थी, उसे बोलता है कि वो कॉकपिट में चली जाए और क्रू के जितने भी मेंबर्स होते हैं, कूपर उनको कॉकपिट में बंद कर देता है। प्लेन रीनो में लैंड करती है जैसा कि शेड्यूल था। वहाँ पर उसकी रिफ्यूलिंग के लिए लोग तो खड़े रहते हैं, साथ ही सिक्योरिटी एजेंसीज भी खड़ी रहती है और प्लान ये रहता है कि जैसे ही प्लेन लैंड करेगी उसे चारों तरफ से घेर लिया जाएगा और कूपर को भी अपने कब्जे में कर लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही प्लेन लैंड करती है रीनो में, तो देखा जाता है कि प्लेन का जो मेन डोर है वो खुला है और अंदर ना तो कूपर है, ना तो फिरौती के पैसे हैं और ना ही वो पैराशूट्स थे। और प्लेन के जितने भी क्रू मेंबर्स थे वो सब कॉकपिट में बंद थे। तो इसका मतलब कॉकपिट में सबको बंद करने के बाद ये कूपर प्लेन से उसने छलांग लगा दी, फिरौती के पैसे लेकर और पैराशूट लेकर। ऐसा हाईजैक हिस्ट्री में तो क्या किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। वो आदमी कौन था? क्या उसने अपना सही नाम बताया था? वो किस एजेंडा से उसने इस तरीके की हाईजैकिंग की थी? इन सारे सवालों का कोई जवाब नहीं था। क्या वो उस पैराशूट से कूदने के बाद जिंदा भी था? और क्या वो कभी एफबीआई के हाथ आ पाएगा? ये सारे सवाल एफबीआई के पास थे और एफबीआई यहाँ सियाटल एयरपोर्ट पर खाली हाथ खड़ी थी। अब एफबीआई इस डैन कूपर की दबिश में लग जाती है। वहाँ मौजूद जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं, जितने भी आई विटनेसेस होते हैं, उनसे बातचीत करके उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की जाती है। पहले तो उसका एक रफ स्केच तैयार होता है और उसके साथ साथ ये पता लगाने में एफबीआई लग जाती है कि वो कूपर जब प्लेन से कूदा होगा तो वो किस जगह पहुंचा होगा। तो एक 50 किलोमीटर का रेडियस तय किया जाता है कि शायद यहाँ पर वो गिरा होगा या लैंड किया होगा। वहाँ पर एक स्कैनिंग शुरू हो जाती है। मतलब वहाँ पर एफबीआई अपनी टीम के साथ डैन कूपर के होने का, के लैंड करने का अंदाज़ा लगा रही होती है और साथ ही कई लाखों के रिसोर्सेज भी खर्च करती है ये देखने के लिए कि डैन कूपर अगर वहाँ से कूदा होगा, प्लेन से कूदा होगा, तो वो ज़िंदा बचा भी होगा कि नहीं। एक 91 किलो के बड़े से बक्से को हवा से फेंका जाता है, वैसे ही पैराशूट के साथ अटैच करके, और देखा जाता है कि वो आखिर कहाँ गिरेगा। और जिस जगह पर
वो बॉक्स लैंड होता है उसके आसपास छानबीन शुरू होती है, लेकिन कहीं भी डैन कूपर के लैंड करने का कोई निशान नहीं मिलता और एफबीआई उन फिरौती के पैसों को भी ट्रैक करने में लग जाती है। वो ये इस बात पर नज़र रखती हैं कि मार्केट में उन पैसों को इस्तेमाल किया गया है कि नहीं, लेकिन शायद उन पैसों को कभी यूज़ ही नहीं किया गया। मतलब डैन कूपर हवा में गायब तो हुआ, साथ ही साथ वो फिरौती के पैसे भी गायब हो गए। ये केस सन 1971 में हुआ था और उस समय सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा मुस्तैदी नहीं रहती थी, लेकिन इस केस के होने के बाद सिक्योरिटी में काफ़ी तब्दीलियां की गईं। लेकिन फिर भी इस हाईजैकिंग के बाद कई सारे ऐसे कॉपीकैट हाईजैकिंग हुई, लेकिन उसमें डिफरेंस ये था कि इसके बाद जितने भी हाईजैकर्स ने सिमिलर तरीके के हथकंडे अपनाए थे उन्हें पकड़ लिया गया था, लेकिन डैन कूपर अब भी एफबीआई के घेरे से बाहर था। समय बीतता चला गया और ये केस एफबीआई के साख के ऊपर एक दागनुमा बन गया था और एफबीआई धीरे धीरे ये मानने लगी थी कि शायद उस पैराशूट से कूदने के दौरान, उस प्लेन से कूदने के दौरान डैन कूपर की मौत हो गई होगी। लेकिन फिर सन 1980 में एक ट्विस्ट आता है। 1 फरवरी सन 1980 में कोलंबिया रिवर में एक बच्चे को एक नोटों की गड्डी मिलती है, जो कि बहुत ही सड़ी गली पुरानी गड्डी होती है। ये गड्डी उसी रैंसम का पार्ट होती है जो एफबीआई ने कूपर को दिया था और ये बिल्कुल ही अनयूज्ड गड्डी थी, मतलब इसे खोला भी नहीं गया था। इस मामले को अब तक बहुत समय बीत गया रहता है, लेकिन फिर भी डैन कूपर का कोई अता पता नहीं रहता, ना ही बाकी के बचे पैसों का। एफबीआई डैन कूपर को ढूंढने में करीबन 50 साल लगा देती है और तब भी उसका कोई अता पता नहीं चलता। एफबीआई फिर भी अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती रहती है, समय बीतता जाता है और फाइनली 45 साल के बाद सन 2016 में एफबीआई ने फॉर्मली इस केस को क्लोजर दे दिया और ठंडे बस्ते में डाल दिया। और फिर 45 साल के लंबे इन्वेस्टिगेशन के बाद एफबीआई ने इस केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब तक ये नहीं पता चला है कि डैन कूपर जिंदा है कि मर गया। कुछ थियरीज ऐसी भी आई कि शायद डैन कूपर मिलिट्री में ट्रेन था और उसे पैराग्लाइडिंग का पहले से एक्सपीरियंस था, तो शायद उसने उस फॉल को सर्वाइव कर लिया होगा। एयर होस्टेस ने अपने दिए गए बयान में कहा था कि जब उसने डैन कूपर से बातचीत की थी तो उसने उससे पूछा था कि आप आखिर ये क्यों कर रहे हैं, आपको किसी से नाराज़गी है? तो उसने हंस के जवाब दिया था कि नाराज़गी तुम्हारे एयरलाइन से तो नहीं है, लेकिन नाराज़गी तो है। तो इसका मतलब उसने सब कुछ बहुत ही प्लान तरीके से किया था, सब कुछ उसे पता था कि उसे कब, क्या और कैसे करना है। हालांकि एफबीआई शुरू से यही दावा करती आ रही है कि डैन कूपर ने उस फॉल को सर्वाइव नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी एफबीआई के एक अधिकारी ने अपने बयान में कहा था, अनऑफिशियली ये कहा था कि कूदने वाली जगह पे 1 घंटे बाद एक आदमी एक डिस्पेंसरी में गया था और उसने कुछ फर्स्ट एड की चीज़ें और कुछ खाने की चीज़ें खरीदी थी। वो शायद डैन कूपर ही रहा होगा। डैन कूपर से रिलेटेड रूमर्स, अफवाहें, उसे स्पॉट करने के न्यूज़ अक्सर आते रहते हैं, लेकिन अगर एक्चुअली में डैन कूपर ने उस फॉल को सर्वाइव कर लिया होगा तो आज वो 90 साल की उम्र से भी ज़्यादा होगा, और अगर वो ज़िंदा हुआ तो, और शायद इस दुनिया के कहीं किसी सेफ कोने में बैठकर वो अपनी ही कहानी सुनता रहता होगा। आपको क्या लगता है डैन कूपर की कहानी के बारे में? उसने आखिर इस कारनामे को अंजाम क्यों दिया होगा? क्या वो एक्चुअली में ज़िंदा होगा कि नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में शेयर कीजिए, और अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपसे हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिस ना हो। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ क्राइम टेल्स के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।